हम अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते। शेयरिंग तो किसी की नहीं है, मैसेज भी नहीं है, और अभी एक बार पूछा लेकिन अभी किसी का हैंड रेज नहीं है। क्वेश्चन दो आए हुए हैं, बट आप पहले बात रखना चाहे और बाद में क्वेश्चन लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे भैया। हाँ, मैं सोचता हूँ कि आज थोड़ा अध्ययन प्रक्रिया के ऊपर बात कर दूं, उसके बाद मैं प्रश्न पर आता हूँ, क्योंकि एनवीसी से जुड़ी कुछ बातें मुझे उसी के सीक्वेंस में कहनी है। तो वो प्रश्न और बातों को एक साथ ही मैं दोनों को कर देना चाहूंगा, वो ज्यादा सरल होगा। जी तो मैं भैया। थोड़ा शुरू कर लेता हूँ, कुछ शेयरिंग कर देता हूँ मैं इनिशियली अध्ययन अभ्यास की प्रक्रिया के बारे में। जनरली आप अगर हमारे अभ्यास सत्र को देखे होंगे तो उसमें सामान्य रूप से अभ्यास कैसे करें से हमने पूरी बात को शुरू किया है। लेकिन अभ्यास करने के पहले दो मुख्य बात चाहिए। एक तो अस्तित्व की कुछ मूलभूत वास्तविकताओं की हमको ठीक ठीक समझ चाहिए। दूसरा, अपने जिंदगी में उसको अप्लाई कैसे करेंगे इसका उपाय चाहिए। तो अस्तित्व के बारे में कुछ सामान्य जानकारी की स्वीकृति, और उसको हम अपने आज के जीने में अप्लाई कैसे करेंगे इस बात की क्लैरिटी, इस बात की स्पष्टता, ये दोनों ही चाहिए। तभी अभ्यास का काम आगे हो सकता है। ये दोनों के बिना अभ्यास में तय ही नहीं होता है कि क्या करें और कैसे करें। तो मैं सोचता हूं कि आज उस प्रक्रिया के बारे में सामान्य रूप से थोड़ा बात कर देता हूं कि उन निष्कर्षों को हम कैसे निकाल सकें। उसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि आप अपनी जिंदगी की समस्याओं के हिसाब से अभ्यास को खुद डिजाइन करने के काम को कर पाएंगे, और जो हमारा थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप रहता है उसको भरने की एक जगह पूरी हो पाएगी। तो अगर आप अभ्यास दर्शन को और संवाद में अलग अलग जगहों पर देखेंगे तो अध्ययन अभ्यास की प्रक्रिया में ये तीन शब्द आपको प्रयोग किया हुआ दिखेगा: श्रवण का, मनन का, निधिध्यासन का। तो मैं एक एक करके इसके बारे में थोड़ी बात कर देता हूँ। जो पहला हिस्सा है श्रवण, उसका मतलब है किसी भी बात को जब हम सुनते हैं तो उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका आशय क्या है, वक्ता कहना क्या चाह रहा है, ये हमको ठीक ठीक पता चलता है, साफ साफ पता चलता है। तो जैसे आप तेलुगु बोल रहे, तेलुगु में कोई बात कह रहे और मुझे वो भाषा ही नहीं आती है, तो सुनाई तो मुझे फिर भी पड़ता है, वो शब्द मेरे कानों में फिर भी आता है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल नहीं पता चलता। इसी तरह से अगर आपने जीवन विद्या के कुछ प्रारंभिक शिविर नहीं किए हैं, कुछ बातों का पता नहीं हो, और मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक को खोल करके या मानव कर्म दर्शन पुस्तक को खोल करके पढ़ना शुरू करेंगे, तो शब्द तो आप पढ़ पाएंगे, लेकिन उसका अर्थ, उसका तात्पर्य, क्या कहना चाह रहे हैं उसमें लेखक, वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो श्रवण का तात्पर्य सुनने या पढ़ने, दो में से किसी भी तरह से उसको प्रयोग करिए, वो एक ही आशय है, दोनों है उसमें। सुनना भी हो सकता, वो पढ़ने के फॉर्म में भी हो सकता, लेकिन उसमें मुख्य बात यह है कि जो कहा जा रहा है उसका अर्थ क्या है, उसका आशय क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, ये हमको ठीक ठीक पता चलता है। ठीक ठीक पता चलने का मतलब कोई बोध और अनुभव की जगह पर पता होना नहीं है। उसका मतलब यही होता है कि एक मोटा मोटा उसका तात्पर्य हमको पता चलता है कि क्या बात कह रहे हैं। वो बात सिर के ऊपर से नहीं गुजरती हमारी, बल्कि किसी जगह पर हमसे टकरा पाती है। हमको उसका तात्पर्य, उसका आशय, उसका मीनिंग, ये हमको पता चलता है। इसका ये मतलब नहीं है पता चलने का कि हम वैसा जीने लगे। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उससे पूरी तरह से सहमत हो गए। इतना ही है कि कह क्या रहे हैं वो हमको पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मानव जो है वो जीवन और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है। इस सूचना के रूप में आ गई अगर हमारे पास, तो हम इससे चाहे सहमत हों चाहे असहमत हों, श्रवण का पहला हिस्सा तो हो गया है। हो गया है, हमको पता है कि क्या कह रहे हैं। इसी तरह से जीवन में 10 क्रियाओं की एक डिटेलिंग को आपने पढ़ा,
और एक उसका रफ स्केच, रफ अनुमान आप में बन गया, ठीक है, तो श्रवण हो गया। यद्यपि अभी उससे जुड़े हुए तार्किक बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर बचे हो सकते हैं, पर कहना क्या चाह रहा है वक्ता, ये हमको पता चल गया। इस रूप में श्रवण पूरा हो गया है। और श्रवण प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उसका फल देखेंगे कि क्या है, तो वो उसको भास नाम दिया है। भास का मतलब होता है वस्तु के बारे में एक रफ स्केच पता होना, एक रफ अनुमान का पता होना। यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो मनन की प्रक्रिया है, जिसके दो अलग अलग हिस्सों पर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं वापस श्रवण को समराइज कर दूं, तो श्रवण का मतलब है जो भी बात कही जा रही है या पढ़ी जा रही है, उसको सुन करके, पढ़ करके उसका तात्पर्य क्या है, उसका आशय क्या है, वक्ता कहना क्या चाह रहा है, वो मोटे तौर पर हमको पता चल जाता है। तो आप अगर पहले शिविर में भी विश्वास को, सम्मान को, स्नेह को सुनते हैं और वक्ता क्या कहना चाह रहा है ये आपको पता चल जाता है, तो श्रवण हुआ है। अगर हमारा ध्यान ही नहीं है उस समय वहां पर, हम बैठे हुए हो सकते फिजिकली, बट मेंटली हम कहीं और हैं, या हमारे मानस में 10 अलग अलग तर्क चल रहे हैं या बातें घूम रही हैं, जिसके कारण सामने बैठे होते हुए भी हम उन बातों को नहीं सुन पाते, या भाषा पर हमारी ठीक से पकड़ नहीं है, जिसके कारण हम उस तात्पर्य को नहीं पकड़ पाते, तो श्रवण नहीं है। श्रवण सटीकता से हो गया है, इसकी उपलब्धि क्या होगी देखेंगे, तो वास्तविकता के बारे में उसका संक्षिप्त विवरण, उसका सूत्र रूप हमारी स्मृति में टिका रहता है। हमसे अगर आप 1 घंटे के, 1.5 घंटे के सेशन के बाद या 2 घंटे पढ़ने के बाद अगर पूछेंगे कि क्या बात कही गई, तो मैं उसकी मुख्य सार बातों को आपको बता पाता हूं, तो मेरा श्रवण हुआ है। नहीं बता पाता हूं तो श्रवण नहीं हुआ, हमको लौट करके उसी को करने की जरूरत है। और श्रवण ही अगर ठीक से नहीं होगा, तो आगे की प्रक्रिया मनन और निधिध्यासन पर कुछ बहुत सीरियस काम नहीं हो सकता है। तो श्रवण प्रक्रिया को मजबूत करने का एक बहुत सरल तरीका यह है कि जब भी आप कुछ पढ़ते या सुनते हैं, तो उसकी सार बात क्या है, उसका समरी क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसकी मुख्य बात क्या है, जिसको वक्ता अलग अलग तरह से फैला करके बताने का काम कर रहा है, उसको हमको कैच करके अपनी डायरी में नोट करने की जरूरत पड़ती है। डायरी में नोट करना इसलिए है कि धीरे धीरे वो मानस में नोट हो सके, क्योंकि कई बार सीधा हम सुनने जाते हैं तो बाद में जाकर के वो बातें स्लिप कर जाती हैं हमारे मानस से। लेकिन अगर उसका हम एक अप्रोप्रिएट नोट ले रखे हैं, तो सेशन के अंत में 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद हमारे पास समरी के रूप में वो 2, 3, 4, 5 बातें होती हैं। वो हो, और फिर धीरे धीरे उसको हम दिन में 1 बार 2 बार देखने के काम को कर सकें, पढ़ने के काम को कर सकें, उस पर ध्यान देने के काम को कर सकें, तो वो जगह है जहां हम कह सकते कि उतने कंटेंट के संदर्भ में मेरा श्रवण ठीक से हुआ है। मेरा सुनना, श्रवण का हिंदी मतलब है सुनना या पढ़ना, तो मेरा श्रवण ठीक से हुआ है, मेरा पढ़ना या सुनना ठीक से हुआ है, वो हम तब कह सकते जब पूरे 1 घंटे 2 घंटे के सेशन के बाद उसकी मुख्य बातें क्या कही गई वो हमको पता है। हम उससे सहमत हो सकते, असहमत हो सकते, हम उसके आधार पर जी सकते, नहीं जी सकते, पर क्या कह रहे हैं ये हमको पता है, ये हमको पता है। तो ये पहली जगह है श्रवण, जिसका फल है वस्तु का एक अनुमान बन पाना, जिसको भास कहते हैं। और ये बहुत सटीक अनुमान है ऐसा नहीं है, लेकिन एक रफ स्केच है कि हमको उसके अर्थ का पता चलना शुरू हो गया है, उसका तात्पर्य, वक्ता का आशय, तात्पर्य, मीनिंग क्या है कहने का, वो हमको पता चलना शुरू हो गया है। ये पहली जगह है अध्ययन में जिसको श्रवण कह रहे हैं। इसके बाद वाली जो प्रक्रिया है मनन, उसके 2 हिस्से हैं। और श्रवण में देखिएगा तो वक्ता का बहुत सारा रोल है, आपका रोल थोड़ा ही रहता है उसमें, सुन करके उसके तात्पर्य और आशय को पकड़ने में। लेकिन जैसे जैसे मनन और निधिध्यासन में हम बढ़ते जाते हैं,
वैसे वैसे हमारा अपना रोल बढ़ता जाता है, वक्ता का या दूसरे व्यक्ति का रोल रिलेटिवली कम होता जाता है, सपोर्टिंग रोल उनका होता है, मुख्य रोल हमारा होता जाता है। जबकि श्रवण की प्रक्रिया में वक्ता का भी बहुत सारा रोल है, भागीदारी है, भूमिका है। लेकिन जैसे जैसे हम मनन में और निधिध्यासन में बढ़ते जाते हैं, हमारा अपना रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसका मतलब है कि हम कितने उत्साह से लगे हैं, हम कितनी तत्परता से लगे हैं, हम कितनी निष्ठा से लगे हैं, हम कितना अपने को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितना उस बारे में सोच विचार कर रहे हैं, वो तय करेगा कि प्रोग्रेस कितना अच्छा होगा। श्रवण में तो क्या होता है कि वक्ता को अगर पता चलता है सुन देख करके आपको कि आपको बात ठीक से नहीं पकड़ में आ रही है, तो वो दूसरी तरह से, तीसरी तरह से, चौथी तरह से बताने की कोशिश करता है, अलग अलग कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों को दे करके वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ताकि बात आपको पकड़ में आ जाए। लेकिन मनन और निधिध्यासन, इन दोनों प्रक्रिया में तो हमारा अपना रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम जितना अपने को इन्वेस्ट करते हैं उतना उसमें आगे गति होता है। दूसरे का रोल यहाँ से बहुत सपोर्टिव रोल हो जाता है। तो अब हम आते मनन पर। मनन का जो पहला हिस्सा है वो ये होता है कि सूचनाओं को जब हम अलग अलग जगह से सुनते हैं, अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने का काम करते, अलग अलग सेशंस में सुनते हैं, अलग अलग पुस्तकों से पढ़ते हैं, अलग अलग प्रबोधकों से सुनते हैं, तो हमारे मन में उसकी कंसिस्टेंसी को लेकर के, एक सूत्रता को लेकर के, तारतम्यता को लेकर के कुछ प्रश्न बनते हैं। जहां कहीं हमको लगता है कि यहाँ तो कुछ और कहा जा रहा था, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, ये दोनों बात एक साथ कैसे सही हो सकती है? अगर ये है तो तर्क संगत ढंग से ये निष्कर्ष निकलना चाहिए, आप ये निष्कर्ष तो नहीं कह रहे, कुछ और कह रहे। इस तरह के जितने सारे प्रश्न होते हैं हमारे, उन प्रश्नों का निराकरण होने का नाम मनन है। जहां हम उस पर खुद से सोच विचार करने का काम करते हैं, जो हमारा प्रश्न बनता है उसको हम अगले से पूछने का काम करते हैं, और अगला उसका एक उत्तर जो उसने अपने में जांच परख करके पाया है वो दे देता है। उससे जो हमारे तर्क हैं वो धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो तर्क हमारे अंदर उठते ही हैं, मनन प्रक्रिया का रोल उन तर्कों को शांत करने का है, संतुष्ट करने का है, ना कि अनावश्यक तर्क उठाने का है। कई बार अध्ययन क्रम में ये चूक होती है कि हम मानते हैं कि 10 तरह के प्रश्न मन में उठे और 10 तरह से हम उसको पूछें और कंफ्यूजन हो तभी मनन हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर बातें हमको सटीकता से स्वीकार हो रही हैं और उससे जुड़े कोई कंफ्यूजन हमारे मानस में नहीं उठ रहे हैं, और वस्तु का एक क्लियर कट कंसिस्टेंट तर्क संगत चित्र हमारे अंदर उठ रहा है और बन पा रहा है, तो किसी बहुत प्रश्न की जरूरत नहीं है। तर्कों को ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग तरह से प्रश्न उठा के उसको शांत करना होता है, बल्कि सामान्य प्रक्रिया से जो प्रश्न उठी जाते हैं या हमारे अंदर बने हुए ही हैं, उनके उत्तर को ढूंढने का काम मनन में हम करते हैं, ना कि नए नए प्रश्नों को अनावश्यक रूप से पैदा करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर नए नए प्रश्नों को अनावश्यक रूप से पैदा करने का काम करना शुरू कर दिए, तो अभ्यास दर्शन एक जगह कहता है कि हर तर्क का प्रतितर्क और हर ऊहा की प्रति ऊहा है। जिसका मतलब है कि वो कब तर्क हमारा कुतर्क में बदल जाता है और वो हमारी कल्पनाशीलता कब वास्तविकता से जुड़ने के बदले उससे दूर होना शुरू हो जाती है, वो हमको पता भी नहीं चलता है। तो मनन की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से जो तर्क हमारे अंदर उठते हैं, जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी लगती है, लॉजिकल या रेशनल हमको कोई बात नहीं लगती है, उस जगह पर प्रश्नों को पूछ पाना और उसका उत्तर पा पाना ये जरूरी है। मनन के इस पहले भाग की उपलब्धि ये होती है कि हमको उस वस्तु का एक क्लियर कट तर्क संगत पिक्चर हमारे पास होता है। तो अगर पूरा मनन का काम किए हैं तो अस्तित्व का पूरा एक ब्लूप्रिंट आपके पास होगा।
अगर किसी एक हिस्से के मनन का काम किए हैं तो उतने हिस्से की क्लैरिटी आपके पास हो सकती है। तो मानव के बारे में आपने व्यवहार दर्शन में कुछ पढ़ा होगा, कर्म दर्शन में कुछ पढ़ा होगा, व्यवहारवादी समाज शास्त्र में कुछ पढ़ा होगा, परिचय शिविर में कुछ सुना होगा, अध्ययन बिंदु शिविर में कुछ सुना होगा, सार सत्र में कुछ सुना होगा, अभ्यास सत्र में कुछ सुना होगा। वो सब को जोड़ करके मानव का एक कंसिस्टेंट पिक्चर, एक कंसिस्टेंट ब्लूप्रिंट अगर हमारे अंदर बन पा रहा है तो हम मनन ठीक से कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं बन पा रहा है तो हम मनन ठीक से नहीं कर पा रहे। अगर पूरे अस्तित्व के संदर्भ में हमने इस काम को कर लिया है, यानी सारी पुस्तकों को पढ़ करके और शिविरों को सुन करके या जिन्होंने पढ़ा है उनके माध्यम से सुन करके हम अगर अपनी क्लैरिटी को इंश्योर कर पा रहे हैं अस्तित्व के प्रति, तो मनन क्रिया हमारे में ठीक चल रही है। और अब आप यहां से देखेंगे तो हमारे अपने विचार को इसमें इन्वेस्ट करना, हमारे अपने विश्लेषण को इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। हम अपने विश्लेषण को इन्वेस्ट ना करें और ये सोचें कि हमारा मनन का काम हो जाए, तो नहीं हो सकता है। श्रवण और मनन के इस पार्ट 1 दोनों में अंतर यह है कि श्रवण अगर हमने ठीक से किया है, आप पूछेंगे कि सूचना क्या है, मैं बता दूंगा। लेकिन वो सूचना क्यों ठीक है और वो कंसिस्टेंट कैसे है, उससे जुड़े तर्कों को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सिर्फ श्रवण की जगह पर खड़ा हूं। अगर मैं मनन का ये पार्ट 1 भी कर रखा हूं तो अब तर्क संगत ढंग से मैं उत्तर दे सकता हूं। अगर हमने श्रवण ही करके रखा है तो हमारा एक ही उत्तर होगा। पूछिएगा आपकी ये कैसे, तो हमारा एक ही उत्तर होगा कि परिचय शिविर में इन्होंने ऐसा कहा, व्यवहार दर्शन के इस पेज पर ऐसा लिखा है, बाबा जी ने इस रिकॉर्डिंग में ऐसा कहा है। ये श्रवण की पहचान है। मनन की पहचान है कि अब हम तर्क संगत ढंग से अपने अधिकार पे बता पाते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अगर पूछेंगे कि क्रोध करना ठीक है कि नहीं है, अगर मैं ये उत्तर देता हूं कि व्यवहार दर्शन का ये अध्याय बताता है कि सामाजिक नियम के रूप में या बौद्धिक नियम के रूप में स्नेहपूर्वक जीना ही ठीक है, तो ये श्रवण की जगह से उत्तर है। मनन की जगह से अगर मैं उस काम को कर रखा हूं तो मैं आपसे तर्क पूर्वक प्रश्न पूछ सकता हूं कि जब आप अपने में ये विरोध लाने जाते हैं, क्रोध लाने जाते हैं, तो आराम में रहते कि परेशान होते। मनन अगर मैं कर रखा हूं तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ सकता हूं कि स्नेह का भाव आपको सहज रूप में स्वीकार है कि विरोध का भाव आपको सहज रूप में स्वीकार है। अब ये उत्तर अगर आप देखिएगा ना, तो ये हम इस आधार पे नहीं दे रहे कि व्यवहार दर्शन के 13वें अध्याय में ऐसा लिखा है या बाबा जी की इस रिकॉर्डिंग में ऐसा कहा गया है। ये उत्तर इस आधार पर है कि तर्क संगत ढंग से आपकी बात को बढ़ाएंगे तो वो कैसे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, अतार्किक हो जाएगा और अंतर विरोध से युक्त हो जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा, वो बताने का प्रयास है। और जो यहाँ कही जा रही है, जो मैं कह रहा हूँ, वो किस तरह से तर्क संगत है, किस तरह से विरोध रहित है, किस तरह से उसमें अंतर विरोध नहीं होता है, ये बताना। और जो गलत है उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसके लॉजिकल कंसिक्वेंस के रूप में कैसे चीजें उलझ जाती हैं, ये बताना, ये मनन की जगह का उत्तर है। सामान्य रूप से किसी शिविर का प्रबोधक बनने के लिए ये 2 क्वालिटी चाहिए, श्रवण हो रखा होना चाहिए और मनन का भागवन हो जाना चाहिए। मनन का भागवन अगर नहीं हुआ है, सिर्फ श्रवण हुआ है और आप प्रबोधन का काम करेंगे, शिविर लेने का काम करेंगे, तो बहुत संभावना है कि लोग जब तर्क से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछने लगे तो शायद आप इरिटेट होने लगे, शायद आप परेशान होने लगे, शायद आप ये कहने लगे कि तुम शिविर डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन मनन का ये पार्ट 1 अगर कर रखे हैं तो हम तर्क संगत ढंग से उनको संतुष्ट करने का, उत्तर देने का, बता पाने का काम कर पाते। और मेरी दृष्टि में शिविर का जो प्रबोधन का काम है वो ये 2 के साथ आदमी सफलतापूर्वक कर लेता है। इससे आगे का कोई काम ना भी हुआ हो, श्रवण और मनन का पार्ट 1 हो जाए तो आदमी शिविर आराम से चला लेता है। ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन और अधिकार से कह रहा हूं, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं। ये 2 भाग अगर हो जाए तो शिविर में आप आराम से सूचनाओं को रख सकते हैं, लोग उसको सुन करके संतुष्ट भी हो सकते हैं, प्रभावित भी हो सकते हैं
और हो सकता है आपको अनुभव संपन्न और इनलाइटेंड भी मान ले। पर क्या नहीं होता है इससे, अगर वो देखेंगे ना, तो अपनी जिंदगी में थोड़े बदलाव तो हो जाते हैं। वैसे संस्कार जो बहुत सरफेस लेवल के हैं, बहुत गहरे नहीं हैं, उनकी समीक्षाएं हो जाती हैं और उनसे हम फ्री हो जाते हैं। बट जिन संस्कारों में, कुछ संस्कारों में हम बहुत गहरे उलझे हुए हैं, जो हमारी बहुत डीप रूटेड मान्यता है, जिनका हमारा बहुत लंबे समय का अभ्यास है, उन जगहों पर बदलाव इतने भर से नहीं हो पाता है। उसके लिए मनन प्रक्रिया का पार्ट 2 चाहिए। पर उस पर आने के पहले मैं एक बार रीचेक कर लेना चाहता हूं आपसे कि इतने पर कोई अगर बात करनी हो तो उसको पहले हम कर लें, फिर हम उस मनन के पार्ट 2 पर आए। और वो पार्ट 2 का सार ये है, एक लाइन में मैं बता दूं, कि ये सूचना जो तर्क संगत ढंग से हमको स्वीकार हो गई है, उसको अपने जीने में कैसे अप्लाई करेंगे, इस बात को सोचना। पर इसकी डिटेलिंग के पहले मैं एक बार रुकना चाहूंगा। अगर कोई इतने पर प्रश्न है तो पहले उसको रिस्पॉन्ड कर। जी भैया, तो आप में से किन्हीं का भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको हम माइक प्रोवाइड करेंगे, तो आप बात रख पाएंगे अपनी। जी, कृष्णा गोपाल जी का हैंड रेज है। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते सभी को। जी, आपको माइक। नमस्ते। जी भैया, तो अभी तक जो सुना है भैया, उसमें मैं जिसे देख पा रहा हूँ तो श्रमण वाला, सारी बुक्स तो पढ़ना नहीं हुआ, लेकिन चार दर्शन और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद पढ़ा है थोड़ा, और अभी जनवाद और ये जस्ट ऑनलाइन कंप्लीट किया है। और आपके अभ्यास सत्र, सार सत्र, मॉर्निंग सेशंस, तो जैसे सूचनाओं के बारे में अब ऐसा लगता है कि हाँ, जो भास की बात आप कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। और मनन पार्ट 1 जो आप बोल रहे हैं कि वो तर्कसंगत भी लगता है, और कभी जैसे कॉलेज में पढ़ाते हुए या और कहीं किसी जगह कंटेंट को रखते हुए तर्कसंगत उत्तर भी मिल जाते हैं। और जीने में भी मैं देखता हूँ तो काफ़ी चीज़ों को परिवार में भी या जहाँ भी बातचीत होने लगी है तो वो हो जाता है। तो देखता हूँ तो ये चीज़ें ऐसे बोले तो 80-90% हो पाता है, 90% तक भी हो रहा है। लेकिन 10% में कुछ पर्टिकुलर संबंधों में, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, चाहे वो परिवार में भी है चाहे मित्रों में भी है, रिपीटेडली अगर वो मिस्टेक्स हो रही हैं तो फिर वो एक कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जब पूरा ये सारा जो होश है, हर क्षण देखना है, और इवन तर्क संगत जो चीजें जुड़ना है, वो सब एकदम से कुछ मोमेंट्स के लिए गायब हो जाती है। बट ये लगभग 10% टाइम मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो क्या मैं इसमें अपना जो मूल्यांकन करूँ तो भास जो श्रवण वाला काम हुआ है पार्ट 1 हुआ है, लेकिन जीने में पूरा नहीं आया है, तो अभी पार्ट 1 तक का काम ही हुआ है या पार्ट 2 में भी कुछ हुआ है जो अभी आप बताने जाएंगे? तो ये प्रश्न हो सकता है बाद में भी ले सकते हैं, पर मैं जी अपनी भैया, स्थिति का जो पहले उस मूल्यांकन पर कर रहा बात हूँ। कर देता हूँ, जी। फिर लौट करके इस पर आएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि श्रवण और मनन कंसिक्वेंशियल प्रक्रिया है, जिसका मतलब है कि जितने भाग का श्रवण हो गया है उतने का मनन आराम से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरा अस्तित्व का श्रवण हो जाए तभी हम मनन का काम शुरू करेंगे। जितना श्रवण हो गया है उतने का ही मनन किया जा सकता है। एक तो मैं ये कहूंगा। जी। दूसरा, श्रवण पूरा होने का एक पहचान ये भी है कि सूचनाएं हमको रिपीटेटिव लगने लगती, वही वही बातें अलग तरह से हमको सुनाई पड़ती हैं, नया कंटेंट हमको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि लैंग्वेज में सिर्फ बदलाव दिखता है। ये दूसरी पहचान है कि उस वस्तु के बारे में हमारी सूचना पूरी हो गई। तो अगर पूरे अस्तित्व के बारे में ही वो लगने लगा है तो आपकी सूचना मोरलेस पूरी हो गई।
अगर मानव के बारे में लग रहा है कि हो गया, तो मानव के बारे में वो चीज पूरा हो गया। और जब मैं कह रहा हूं कि सूचना पूरी लगती है, तो इसका मतलब है अपने जीने के संदर्भ में जितना जरूरी है उन सूचनाओं का पूरा होना मुख्य बात है। तो ये जो इकाई का 4 आयाम होता है, रूप गुण स्वभाव और धर्म, उसमें स्वभाव और धर्म की सूचना होना जो बहुत निश्चित है, और रूप और गुण के संदर्भ में उतनी सूचनाएं होना जो अपने जीने की दृष्टि से उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, जरूरी लगती हैं, उतना पर्याप्त है। उतने के साथ मनन हो सकता है। जितने भाग का मनन हो गया है उतने का निधि ध्यासन में भी अभ्यास हो सकता है, उस पर मैं आगे बात करूंगा, अभी उसको नहीं बढ़ाता हूं। बट ये 3 बात मैं कह रहा हूं। श्रवण जितने भाग का हो गया है उसके लिए आगे मनन में जा सकते, मनन जितने का हो गया है निधि ध्यासन में जा सकते। दूसरा, श्रवण अगर ठीक चल रहा है तो एक समय के बाद सूचनाएं हमको रिपीटेटिव लगने लगती हैं, नया कुछ भी उसमें हमको कंटेंट या इंफॉर्मेशन नहीं आता। और ये जो जीने में आने की बात कह रहे हैं आप, उसके लिए मनन का पार्ट 2 और निधि ध्यासन ये दोनों चाहिए, उस पर अभी आराम से बात करते हैं। तो तो इस भैया प्रश्न पर बाद में और जरूरत होगी तो बात कर लेंगे, अभी भैया श्रमण पे एक क्वेश्चन है मेरा। जी भैया। श्रमण का आपने जो रखा है कि हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं श्रमण कितना हुआ है या हमें कहाँ पे है श्रमण में। तो वो मैं देख पा रहा हूँ भैया कि अभी जो आपने इंडिकेटर बताया है कि आपको सूचनाएं नई नहीं लगती हैं, लेकिन सूचनाएं नई नहीं लगती हैं वो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन सूचनाओं को जिस भाषा में रखा हुआ है तो वही बात व्यवहार दर्शन की बात कभी अभ्यास दर्शन में आई है, लेकिन वहाँ लैंग्वेज बाबा जी की जो लैंग्वेज है वो एकदम स्पष्ट नहीं होती है। गणेश सर बताते हैं स्पष्ट हो जाता है, और जो पुरानी सूच वो ऐसा भी लगता है कि बात तो हो रखी है समझ में, पहले भी समझ में आ रखी, लेकिन वो जो भाषा है अगर वो डायरेक्ट मैं पढ़ूं तो मुझे उतना क्लियर नहीं होता जितना आप समझाएंगे, गणेश सर समझाएंगे या वंदन भैया समझाएंगे तो मुझे स्पष्ट हो जाता है और फिर लगता है कि बात तो सिमिलर ही है, लेकिन वो जो लैंग्वेज है वहाँ थोड़ा डिफरेंस होने पे ऐसा नहीं लगता कि मैंने सुना हुआ है इसको, लेकिन जब अर्थ आता है आपके किसी के द्वारा तो लगता है कि ये सब हाँ सुना हुआ है। तो ये श्रवण की जो पोजीशन है इसको कैसे लें हम। इसका मतलब इतना ही है कि लैंग्वेज की जगह पर हमारी कमी है, अर्थ की जगह पर कमी नहीं है। अगर आपकी बातों को मैं एज इट इज सही मान लूं, तो उसका मतलब इतना ही है कि लैंग्वेज की जगह पर और उससे मीनिंग को ड्रॉ कर पाने की जगह पर हमारा प्रॉब्लम है। इन जनरल हमारा श्रवण ठीक है। जी। तो जी। भैया इसमें जो परिभाषा संहिता है, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस रहा है आपके या सर के साथ जुड़ के रहा, तो परिभाषा संहिता को जनरली एक्सप्लोर नहीं किया है। बाकी जगह पर अध्ययन में मैंने देखा कि वहाँ परिभाषा संहिता को थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं, तो फिर वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे साथ अभी बनी हुई है क्योंकि मैंने परिभाषा संहिता को आगे नहीं रखा है कभी भी पढ़ते वक्त पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, कर उसके सकते भी उसके बिना भी मुझे लग रहा है कि अर्थ तो स्पष्ट होता है, बाकी आप लोग सहायता कर देते हैं, तो क्या परिभाषा संहिता आवश्यक है। हैं। अब इसकी डिटेलिंग में जाने के बदले अभी मैं चाहता हूं कि श्रवण और मनन के कुछ बेसिक बातों को फिक्स कर दूं, फिर बाकी अपने लिए उसको डिसाइड करके देखते रहिए। जहां तक आवश्यक और अनिवार्य की जगह है, वहां से तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, सूचनाएं चाहे किताब से आप लें, चाहे किसी समझे हुए व्यक्ति से लें, चाहे उसको खुद पढ़ के लें, चाहे कोई दूसरा पढ़ा के दे, मुख्य बात यह है कि अस्तित्व का एक क्लियर कट ब्लूप्रिंट जो हमारे जीने के संदर्भ में उपयोगी है, सार्थक है, वो हमको मिल गया है कि नहीं। जी भैया। जी। इतना ही उसका सार है। ठीक है भैया। जी। 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 बाकी आप वो जब आगे वाला पार्ट रखेंगे तो कुछ जी। बनेगा तो जी। मैं जी। पूछूंगा। ठीक है। आभार भैया। हाँ भैया, अर्चना दीदी जी का हैंड रेस था, अर्चना सेनकार जी का, तो उनसे एक बार पूछ पूछ लीजिए, लेता हूँ जी। पूछ लीजिए। वो माइक दिया है नमस्कार दीदी। भैया, नमस्ते, मेरी आवाज आ नमस्ते। रही है? भैया मुझे एक एक लाइन में मुझे थोड़ा सा ये आ रहा था कि मैं इसको कैसे समझूं। जैसे आपने कहा कि अगर मनन क्रिया में मैं अपने आप को इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे अंदर से
मन में प्रश्न उठते हैं, फिर उन प्रश्नों का निराकरण मिल जाने पर तर्क धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्लैरिटी होने लग जाती है, और एक कंसिस्टेंट पिक्चर ब्लूप्रिंट जो है मेरे मनन में चलता है। इसका मतलब मनन प्रक्रिया ठीक ठीक चल रही है। आपने उसके बाद बोला कि हाँ, इससे हमारी विश्लेषण क्रिया एक्टिवेट हो जाती है। तो ये विश्लेषण क्रिया एक्टिवेट होने का क्या मतलब है? क्या इंफॉर्मेशन को या कंटेंट को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मैं देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ? क्या ये इस बात को इंगित कर रहे हैं, या इसमें कुछ कुछ और है जो आप बताना चाह रहे हैं? ये जी इस भैया। बात को इंगित करता है कि एक ही वस्तु को अलग अलग तरह से जो कहा गया है, या अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग बातें कही गई हैं, उसकी तर्क संगत कंसिस्टेंसी हमको दिखाई देती है कि नहीं। मनन का जगह यह है कि हमको उस पूरी सूचना की तर्क संगत कंसिस्टेंसी अपने में दिखती है कि नहीं, लॉजिकल और रेशनल कंसिस्टेंसी हमको दिखती है कि नहीं। क्योंकि तर्क क्या करता है कि आगे पीछे सब तरफ उसको बढ़ा करके देखने का काम करता है, और अलग अलग जगह पर जो बात कही गई है वो सबको जोड़ के ये देखने का काम करता है कि वो एक सूत्रता में है कि नहीं है। ये बात दिखने का काम जो है वो बेसिकली विश्लेषण क्रिया में ही होता है। विचार की क्रिया जिसको कहते हैं ना, उसी क्रिया में ये काम होता है मेरे हिसाब से। तो मैं तो सिर्फ इतने आशय से विश्लेषण को प्रयोग कर रहा हूँ। जी दीदी, कुछ और कह रहे हैं तो बता सकते हैं। हेलो। हाँ भैया, ठीक है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी भैया, काफी क्लैरिटी हो गई। ठीक है। मुझे अब पता चल गया कि आप विश्लेषण क्रिया में क्या इंगित कर रहे हैं। जी धन्यवाद भैया। जी। नमस्कार भैया जी। नमस्ते। भैया कुछ अंतर्द्वंद सा समझ में आता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमने एक क्लैरिटी बना ली कि भाई ये हमारा बुरा मतलब इसकी मूल चाहना अच्छी है और स्नेह का भाव निर्मित था। फिर अचानक कोई ऐसी बात होती है कि हम तर्क के आधार पर उसको ये बताने में साबित करने में तुल गए कि उस समय तुम गलत थे। तो क्या उस समय मेरा मूलभूत सच्चाई से ध्यान हट गया, मेरा स्नेह का भाव खत्म हो गया, जबकि मुझे मैं खुद आराम में दिख रही हूँ? मेरी बात गई भैया आप तक? जी, ये बात आपकी आ गई। इस बात पर अगर आप इजाजत दें तो मैं मनन के बाद चर्चा करना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ। जी भैया। भैया मेरा एक वो जो अभी कृष्णा भैया और आपकी जो चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक ये था कि जैसे मैं अपने लिए देखता हूँ कि एक समय था जब सूचनाओं के लिए, है ना, मेरे अंदर बहुत तत्परता थी। मतलब मैं रात रात में भी पढ़ रहा हूँ, है ना, काफी डिटेल में जा रहा हूँ। अब वो स्थिति देख रहा हूँ कि अब मेरा सूचनाओं को लेके बहुत ज्यादा मतलब वैसा उत्साह नहीं दिखता है अपने अंदर। और अब मन ये बनता है कि जैसे जो मेरा सुबह जैसे मैं उठता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जो ये भी अभ्यास की जो चीजें हैं, है ना, अपने अंदर उनको जांचने परखने में, और ऐसे चलता है। तो अब मतलब अब मेरे अंदर से वो उत्साह ही मतलब ज्यादा नहीं रह गया है सूचनाओं को लेके। तो अब मैं जैसे मैं अभी पुस्तकों का अध्ययन भी चल रहा है ना, तो अब मैं क्या करूं उसको, मतलब मैं पहले उसको कंप्लीट कर दूं जो चल रहा है, फिर अभ्यास की तरफ जाऊं। क्योंकि कभी आपको सुना है तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप कहा है कि पहले अध्ययन अभ्यास ऐसे, मतलब एक कदम दो कदम ऐसे चलना है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जो अभी चल रहा है फिर उसको अभी रोक दें, क्योंकि मेरा मन बहुत ज्यादा अब हो नहीं रहा है सूचनाओं को लेके। जी भैया, जी भैया। आपकी बात आ गई है। मैं इसको लास्ट में रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रश्न है कि भाई जो हमारी स्थिति है उसमें हम अभी क्या करें। इस पर लास्ट में आता हूँ भैया। पहले श्रवण और मनन को मैं सोचता हूँ एक बार जनरल एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके केस में क्या किया जाए उस पर बात कर लेंगे। मैं ध्यान रखूंगा प्रश्न।
ठीक है भैया, चलेगा? बढ़िया। जी ठीक है भैया, सब कर। जी जी जी। हाँ भैया, और कोई हैंड रेज नहीं है। बढ़िया। तो मैं मनन के पार्ट 2 पर थोड़ा बात कर देना चाहता हूँ। मनन का जो दूसरा हिस्सा है वो ये बात इंश्योर करता है कि जो हमारी आज की परिस्थिति है उसमें हम इन सूचनाओं को अपने जीने में कैसे अप्लाई करेंगे। और ये जगह पर मुख्य रूप से काम हमारा हो जाता है कि जो मेरी परिस्थिति है उसको सबसे अच्छा मैं ही जानता हूँ। जो सूचना हमको मिल गई उसको अब मैं इन परिस्थितियों में कैसे अप्लाई करूंगा, ये विचार करने का काम, ये सोचने का काम, ये विश्लेषण करने का काम, उसके लिए उपाय ढूंढने का काम, ये मनन का पार्ट 2 है। जैसे हमको पता चल गया एक बार कि मानव मानव की परस्परता में विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भावों के साथ जीना ही सहज है। तो अब हम अपने जीने में इस बात को ढूंढने का कोशिश करते हैं कि जिन जिन परिस्थितियां हमारे साथ गुजरती रहती हैं, तीनों तरह की परिस्थितियां गुजरती हैं। अगला आदमी हमारे साथ ठीक जीता है वो भी, अगला हमारे साथ न्यूट्रल जैसा जीता है वो भी, और अगला हमारे साथ नकारात्मक ढंग से जीता है वो भी, और नकारात्मक की भी पूरी डिग्री है। इसमें जो जो परिस्थितियां हम अपने जीने में फेस करते रहते हैं, जिनसे हमारा आमना सामना होता ही रहता है, उन स्थितियों में भी अब स्नेह को बनाए रखते हुए हम कैसे रिस्पोंड करेंगे, इसको ढूंढना ये विचार में समाधान है, या ये मनन का पार्ट 2 है। तो मनन के पार्ट 1 से जो उपलब्धि है उसको आभास कहा है, जिसका मतलब है वास्तविकताओं की तर्क संगत स्वीकृति। मनन के पार्ट 2 की जो उपलब्धि है वो ये कि उसको हम अपने जीने में उतार के ला पाते हैं। कैसे लाएं इसका उपाय दिखता है, फिर उसको हम अभ्यास करके, प्रयास करके ला सकते हैं और ले आते हैं। वो ले आए तो मनन और उससे जुड़ा अभ्यास हमारा पूरा हो गया। उपाय दिखने का काम हमको शुरू हो गया तो मनन पार्ट 2 है कि हमको दिख गया कि इस परिस्थिति में जो भी हमारे जीवन की सामान्य से सामान्य और कठिन से कठिन परिस्थितियां उभरती रहती हैं, उनमें भी हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके उपाय को ढूंढ लेने का नाम मनन है। तो जैसे मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, ये निष्कर्ष हमको निकल गया श्रवण और मनन के पार्ट 1 से। तो पार्ट 2 में हम ये देखना शुरू करते हैं कि जीवन और शरीर, इसका सहअस्तित्व निष्कर्ष निकल गया, उसमें भी जीवन की प्रधानता या वरीयता हमको समझ में आ गई। तो जीवन की जो आवश्यकता है सही समझ और सही भाव की, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम कैसे समय और प्रयास लगाएंगे। ये जो सुविधा की आवश्यकता है शरीर की, उसको सुनिश्चित करने के लिए कितना समय और प्रयास लगाएंगे। ये दोनों का संतुलन अपने जीने के रूटीन में कैसे बैठाएंगे, उस हिसाब से जो क्रियाकलाप अभी हम कर रहे हैं उसमें किसको चलाते रहेंगे, किसको और पुष्ट करेंगे, किसमें बदलाव करेंगे, किसको बंद करेंगे, ये सारे डिजाइन्स को सोचने का नाम मनन का पार्ट 2 है। मनन के इस पार्ट 2 को करने का पहचान ये दिखता है कि अपने जीने में इसको अप्लाई कैसे करें, वो उपाय हमारे पास होता है। अगर वो नहीं होगा, ये पार्ट 2 के काम को नहीं करेंगे, तो थ्योरी की जगह पर सारी सूचनाएं सटीकता से होते हुए भी जीने में कैसे लाएं, उस जगह पर अपने को काली दीवार के सामने पाएंगे। और मैं इसका एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण देता रहता हूं कि क्लास 11-12 में पढ़ते समय हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ लिया, हमको उसके कंसेप्ट पता होते हैं। आप पूछेंगे एग्जाम में तो हम लिख भी देंगे, बता भी देंगे कि ये कंसेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एप्लीकेशन पार्ट हमसे नहीं हो पाता है अगर ये मनन का पार्ट 2 का काम हमने नहीं किया है। तो थ्योरी की सटीकता होते हुए भी, उसकी सूचना होते हुए भी, उसको रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होते हुए भी, तर्क संगत ढंग से उसको डिफेंड कर लेने का सामर्थ्य होते हुए भी,
उसको अप्लाई कैसे करेंगे हम उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ये उपाय हमारे पास नहीं होता है अगर हम मनन का पार्ट 2 नहीं करते हैं तो। और इसको करने में मुख्य रोल हमारा है कि श्रवण और मनन के पार्ट 1 से जो सूचना हमको मिली है, हम रोज 15 मिनट से आधे घंटे का समय लगा करके ये सोचने का काम करें कि दिन भर में जो परिस्थितियां हमारे पास सामने आती रहती हैं, इस सूचना के आधार पर अब उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, उसके साथ समन्वय कैसे स्थापित करेंगे, उन परिस्थितियों में भी अब हमारा रिस्पॉन्स कैसे सटीक हो सकता है, ये उपाय ढूंढने के लिए 15 मिनट से आधा घंटा लगाना जरूरी है। बल्कि जैसे जैसे हम अध्ययन क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं तो श्रवण का काम कम होता जाता है, मनन के काम को ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सूचनाओं की तो उतनी ही सूचनाएं हैं, वो आ गई। अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कैसे करेंगे उस पर सोचने में बहुत सारा समय और प्रयास लगता है। और इसमें अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी ऊर्जा, अपनी तत्परता, अपना उत्साह, अपना मन कि हमको इन सबको सॉल्व करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जितना जितना हम उस काम को करते हैं उतनी ही हमारी मनन की क्रिया प्रखर होती है, हमारी विश्लेषण की क्रिया, हमारी उपायों को ढूंढने की क्रिया, हमारी विचार में समाधान की क्रिया प्रखर होती है, उज्जवल होती है, शार्प होती है। जितना उस काम को हम नहीं करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को बचा के रखेंगे और ये सोचेंगे कि दूसरे से पूछ पूछ के काम चलाते रहें, उतना अपना क्रिया शार्पेन नहीं होता है। तो दूसरे के बताने का रोल यहाँ इतना ही है कि 2 केस, 4 केस, 5 केस, 7 केस, कुछ बहुत आप उलझ ही रहे हैं, कहीं उपाय नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे 2, 1, 4 केसेज में, 5 केसेज में या कुछ ऐसे डिफिकल्ट केसेज में अगला रिस्पॉन्ड कर देता है। लेकिन उतने पर ही आप रुक जाएंगे और अपने तरफ से सोचने का, विचारने का, अलग अलग परिस्थितियों में उसको अप्लाई करने के तरीकों को ढूंढने के काम को अगर खुद से नहीं करेंगे तो स्थिति फिर उसी बच्चे के जैसी रहेगी कि जिसको 4 सवाल आपने बता दिया न्यूमेरिकल, तो वो 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा, 5वें में आके अटका पड़ा रहेगा, फिर से आपकी ओर चेहरा देखेगा। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए अपने विचारों को उसमें इन्वेस्ट करना कि कैसे हम अपने जीने की परिस्थितियों में उसको अप्लाई करेंगे, वो सोचना ये जरूरी है। जिन्होंने उस पर पहले काम किया है वो कुछ 2, 4, 5, 7 उपायों में आपको, जगहों पर आपको उपाय बता सकते हैं, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि कैसे सोचना होता है। और वो डायरेक्शन आपको मिल गया, उसके बाद काम तो आप ही को करना होता है। तभी आपकी वो क्रिया प्रखर होगी, वो एबिलिटी आपकी डेवलप होगी कि आप कंसेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सके, थ्योरी को एप्लीकेशन तक पहुंचा सके। अगर अपने से उस सोचने के काम को नहीं करेंगे तो वो गति नहीं होगी, फिर श्रवण और मनन के पार्ट 1 तक ही हम रुक जाएंगे। अपने तर्कों को संतुष्ट करने का काम अगर हम नहीं कर रहे हैं तो श्रवण पे ही हम रुक जाएंगे। अपने तर्कों को संतुष्ट करने का काम हम कर ले रहे हैं तो मनन पार्ट 1, उसको जीने में अप्लाई कैसे करेंगे अपनी सारी परिस्थितियों में, उसके उपाय ढूंढने के काम को हम कर रहे हैं तो मनन पार्ट 2। और इसमें दूसरे लोगों ने जो काम किया है वो कुछ उदाहरणों में, कुछ आशयों में आपको बता सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि कैसे सोचना है, कैसे करना है। बट करना तो खुद ही होता है। ये जगह पे जाके सोचेंगे कि दूसरा धक्का मार के इसको करा दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। और उसको करने का उत्साह तब बनता है जब हमको दिखता है कि इसके आधार पर जीने से हमारी जिंदगी बेहतर होगी, यही सही है, यही न्याय है, यही धर्म है, यही सत्य है, यही नियम है, अस्तित्व के होने का यही डिजाइन है, सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंधी अस्तित्व के होने का मूल डिजाइन है। और उसको जीने का तरीका हमको ढूंढना जरूरी है हमारे अपने सुखी होने के लिए, हमारे अपने तृप्तिपूर्वक जीने के लिए। ये जगह है जो हमको मोटिवेट करता है अपने को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अस्तित्व का डिजाइन ऐसा ही दिखना, अपने सुखी होने का उपाय यही दिखना, तभी आदमी अपने को इन्वेस्ट करता है। और मनन के इस पार्ट 2 को करने की पहचान यह है
कि अब किसी भी परिस्थिति में सूचना को अप्लाई कैसे किया जाए ये हमको पता रहता है, और उसका हम लग करके अभ्यास कर लें तो हमारा जीना भी बदल जाएगा। क्या क्या बदल सकता है अगर इतने भर से आप अभ्यास करने का काम शुरू करेंगे ना, तो आपका विश्लेषण बदल जाएगा, जिसका मतलब है कि विचार की जगह पर न्याय दृष्टि ओवर पावर करने लगेगी, सक्रिय होने लगेगी, और बहुत बार आप न्याय दृष्टि से चीजों को सोच पाएंगे, कर पाएंगे, जी पाएंगे। न्याय दृष्टि वहां पर सक्रिय अगर हुई है विचार की जगह पर, वृत्ति की जगह पर, तो मन की जगह पर मूल्य मूलक आस्वादन की वरीयता और उसी के अर्थ में चयन, और बाहर जीने जाएंगे तो व्यवहार में न्याय, सुविधा का सदुपयोग, नियम पूर्ण उत्पादन, ये 3 जगहों पर हमारी गति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और एक अच्छे लेवल की गति हो जाती है। इनफैक्ट उसी जीने के काम को हम जितनी सटीकता से करने का काम करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो तुलन में न्याय दृष्टि की वरीयता बनी है वो वस्तुतः साक्षात्कार में कन्वर्ट हो जाता है। पर उस साक्षात्कार में कन्वर्ट होने के लिए मनन पूर्वक जो वो निष्कर्ष निकला है उसको जीने में, अभ्यास में लाना, जहां कहीं भी गैप्स दिखता है उसकी भरपाई करने का प्रयास करना, ये जरूरी है। तो उससे बाहर तो हमारा व्यवहार कार्य ठीक होता ही है, अपना चयन आस्वादन का क्रिया और विश्लेषण तुलन का क्रिया भी व्यवस्थित होता है, जिसका मतलब यह है कि अब हम सिर्फ विचार में समाधान के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि मेरी अपनी जीवन क्रिया भी, मेरे अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, जिसमें सामान्य परिस्थिति भी है और कठिन परिस्थिति भी है, इन दोनों ही जगहों पर वो समाधान के अर्थ में चलती है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम सिर्फ दूसरों की समस्याओं का उपाय बताते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी जो समस्या वाली परिस्थितियां होती हैं उसमें हम नॉर्मल और नेचुरल रहते हुए ठीक विचार कर पाते हैं, ठीक आस्वादन और चयन कर पाते हैं, ठीक व्यवहार कर पाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसमें जितना जितना हम प्रिसाइजनेस लाने का काम करते जाते हैं, और जिन जिन बिंदुओं पर प्रिसाइजनेस आ जाता है, वस्तुतः हम कह सकते हैं कि उन बिंदुओं का हमको साक्षात्कार हुआ है। और इस प्रिसाइजनेस के लाने के काम को हम जितना जितना करते जाते हैं, उतना उतना उसमें जहां कहीं भी गैप्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो ठीक होती चली जाती। तो अब आप देख सकते हैं कि मनन पार्ट 2 का निष्कर्ष का अभ्यास करने से हमारी जीवन क्रिया बदलनी शुरू हो जाती है, हमारा व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है, हमारा सुविधा का उपयोग सदुपयोग करने का तरीका बदलना शुरू हो जाता है, हमारा प्राकृतिक नियमों को ध्यान रख के उत्पादन करने का डिजाइन बदलना शुरू हो जाता है। ये मनन प्रक्रिया की उपलब्धि है। तो मनन पूर्वक जब हम उपाय ढूंढने का काम करते हैं और हमको उपाय दिखता है, तो जैसा श्रवण के अंत में हमने अस्तित्व की वास्तविकताओं के संदर्भ में निष्कर्षों को नोट करने का काम किया था, ऐसा ही मनन के अंत में हम उन निष्कर्षों को नोट करने का काम करते हैं कि इसको जीने में कैसे अप्लाई करेंगे, और उस अप्लाई करने के क्रम में हमारा क्या योजना कार्यक्रम होगा, उसकी डिटेलिंग ये नोट होना जरूरी है कि इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे और इस तरह से करेंगे। ये जगह तक जो निष्कर्ष निकलता है उसको भी नोट करके रखना, और जैसा श्रवण के निष्कर्षों को हम दिन में 1 बार 2 बार रिवाइज कर पाते, वैसा मनन के निष्कर्षों को भी हम 1-2 बार रिवाइज कर सकें, और दिन भर के बाकी समय में हम उस पर ध्यान को बनाए रखने का प्रयास कर सकें, ये जरूरी है। इनफैक्ट मनन के इस काम को अगर हमने किया है ना, तो लाइफ में जो अब आगे कठिन परिस्थितियां आती हैं उसको देख करके हम घबराते नहीं, उसको देख करके हमारा हाथ पैर फूलता नहीं है, हमारी धड़कन तेज नहीं हो जाती, हमारा कंपन शुरू नहीं हो जाता, हमारे पसीने नहीं छूटते, हमारा भय और घबराहट नहीं होता, बल्कि उस परिस्थिति को देख करके जो समाधान हमने सोच रखा है वो ध्यान में आ जाता है, और हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और 2-4 बार के अभ्यास में हम सटीकता से उसको अप्लाई कर लेते हैं।
और ये 2-4 बार के अभ्यास से ही वो कॉन्फिडेंस आता है, और उसमें जो फाइन ट्यूनिंग चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, वो स्मूथनेस आता है। 2-4 बार का अभ्यास से ही धीरे धीरे उसके गैप्स भरते हैं और वो शार्पेन हो पाता है। जहां कहीं भी हम चूक जाते हैं, लौट करके फिर मनन पार्ट 2 के काम को हम करने का काम करते हैं कि इन सिचुएशंस में भी हम इसको कैसे डील कर सकते थे। उन उपायों को ढूंढते रहने का काम, ये जितना जितना हम करते जाते हैं, वो मनन पार्ट 2 है। गलती हमसे कहाँ कहाँ होती है उसको अगर देखेंगे तो कई बार तो श्रवण करते समय ही हम मुख्य बिंदुओं को नोट करने का काम नहीं करते हैं, उसको अपनी स्मृति में धारण करने का काम नहीं करते, तो डायरी में नोट कर सकें और लौट करके स्मृति में धारण कर सकें। हमको लगता है कि जरूरत नहीं है, हम तो स्मार्ट हैं, कर लेंगे। मैं अपनी जिंदगी को देख के तो बता सकता हूँ कि हमसे नहीं हो पाया। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का देखता हूँ, मैं अलग अलग जिन जिन संस्थाओं में भी गया और देखा, वो सब जगह का वही एक्सपीरियंस हमको दिखाई देता है। और सभी टीचर इसी बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि आप अपने को कितना भी स्मार्ट मान लें, अगर इस प्रोसेस से चलने का काम नहीं करेंगे तो कठिनाइयां आती रहेंगी। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि सीधा कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन अगर कठिनाई आने लगे तो लौट करके स्टेप फॉलो कर लीजिए, इतना हमारा जरूर रिक्वेस्ट होगा। ऐसे ही कई बार हम मनन के पार्ट 1 को करके रुक जाते हैं और हमको लगता है कि मनन का काम हो गया। अगर वहीं पर रुक जाएंगे और मनन के पार्ट 2 का काम नहीं करेंगे तो आप अच्छा बोल लेंगे, अच्छा शिविर ले लेंगे, जो लोग आपकी बातों को सुनते हैं वो आपसे बहुत प्रभावित हो लेंगे, लेकिन जो लोग आपके साथ जीते होंगे वो परेशान रहेंगे। और कई बार तो उनका रिएक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि आप दुनिया में बहुत अच्छा इंप्रेशन बना रहे हैं और हमारे साथ तो जिंदगी को नरक किए हुए हैं, कबाड़ किए हुए हैं। तो मनन पार्ट 1 पे रुक जाने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह से एक और चूक जो कई बार होती है वो ये कि मनन पार्ट 2 को करने के बाद उसके निष्कर्षों को अगर हम नोट डाउन करने का काम नहीं किए हैं तो समय के साथ जैसे श्रवण के निष्कर्ष माइंड से स्लिप हो जाते हैं, वाश आउट हो जाते हैं, वैसे ही मनन के निष्कर्ष भी वाश आउट हो जाते हैं। अच्छा, श्रवण या मनन किसी का भी निष्कर्ष अगर वाश आउट हो गया, वाइप ऑफ हो गया, वो मानस में है ही नहीं, अब हमारे जीवन में स्थिर ही नहीं है, हमारे स्मृति में बना हुआ ही नहीं है, तो अप्लाई क्या करेंगे हम जीते समय? हो ही नहीं सकता है। जब तक वो सूचनाएं स्मृति में नहीं है, उनके एप्लीकेशन का काम नहीं हो सकता। अब यहाँ से दो चूक हो सकती है, या तो सूचनाएं स्मृति में नहीं रहती हैं इसलिए चूक हो जाती है, या स्मृति में रहते हुए भी हमको उपाय नहीं दिखता है इसलिए चूक हो जाता है। अगर उपाय नहीं दिख रहा है तो हमको मनन को बार बार लौट के करने की जरूरत है। अगर सूचना स्मृति में आते ही चीजें ठीक हो जाती हैं, उपाय हमको दिखने लगता है और काम कर लेते हैं हम, तो इसका मतलब सूचना के प्रति सजग रहने के अभ्यास को गहराने की जरूरत है। श्रवण और मनन पार्ट 2 से जो निष्कर्ष निकला है, श्रवण और मनन का पार्ट 1 से जो निष्कर्ष निकला है और मनन के पार्ट 2 से जो निष्कर्ष निकला है, ये दोनों तरह के निष्कर्ष के प्रति सजग रहना इंपॉर्टेंट है। अगर सजगता आने भर से चीजें ठीक हो जाती हैं तो सजगता बने रहने के बाद भी हम ब्लॉक हो रहे हैं तो मनन पार्ट 2 पर थोड़ा रिग्रेस एफर्ट करने की जरूरत है, और जरूरत पड़े तो उसमें किसी से सपोर्ट लेने का काम कर सकते हैं। श्रवण और मनन के पार्ट 1 के निष्कर्ष में अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, मानव क्या है, मानवीय आचरण क्या है, इसके संदर्भ में निष्कर्ष हमारे पास होते हैं। मनन के पार्ट 2 से उन निष्कर्षों को हम अपने जीने की वास्तविक परिस्थितियों में, आज की वर्तमान परिस्थितियों में अप्लाई कैसे करेंगे, इसका निष्कर्ष हमारे पास रहता है। और उसको जब हम अभ्यास करने जाते हैं तब वास्तव में हमारा चित्रण, हमारा विश्लेषण, हमारा आस्वादन, हमारा चयन, हमारा तुलन, इन क्रियाओं में गुणात्मक परिवर्तन शुरू होता है, परिमार्जन शुरू होता है, क्वालिटेटिव शिफ्ट या चेंज शुरू होता है। अंदर देखिएगा तो इन 5 क्रियाओं में चेंज दिखाई देगा, बाहर देखिएगा तो व्यवहार की जगह पर चेंज दिखाई देगा, कार्य या व्यवसाय और सुविधा के उपयोग सदुपयोग की प्रवृत्ति, शरीर का स्वास्थ्य ध्यान रखने का तत्परता, और व्यवस्था में कुछ छोटी मोटी भागीदारी, इन सब जगहों पर तत्परता के रूप में बाहर उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा।
तो मनन पार्ट 2 के निष्कर्षों को नोट नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना, ये अगला स्लिप होता है। वो कर भी लिया तो श्रवण और मनन के पार्ट 1 का निष्कर्ष और मनन के पार्ट 2 का निष्कर्ष, जिसका मतलब अस्तित्व, प्रकृति, मानव, मानवीय आचरण क्या है, उसका निष्कर्ष और उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसका निष्कर्ष। ये दोनों निष्कर्ष अगर हम स्मृति में धारण करके नहीं रखे हैं, उसके प्रति सजग नहीं हैं, तो फिर और उसको जीने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो वो भी रुकने की एक जगह हो जाती है, जहां उपाय होते हुए भी बहुत बदलाव नहीं हो पाता। तो मैं एक बार के लिए और यहाँ रुक जाता हूँ। अगर इतने पर कोई प्रश्न हो तो उसको एक बार बात कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। जी भैया, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी कृष्ण अंकल जी, आपको माइक दिया है। जी भैया। तो यह जो प्रक्रिया आपने बताई है, मैं अपने जीने में जब अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि अ, जैसे मैंने पहले भी रखा था, लेकिन जो कठिन परिस्थितियां हैं जहाँ पर विचार में समाधान भी उसके होने के पहले बन जाता है, लेकिन फिर उस परिस्थिति में जो स्लिप हो रहा है वो कभी कभार हो रहा है। कभी 1 महीने में एक बार हो गया, तो कभी 2-3 महीने में एक बार हो रहा है। लेकिन हाँ, अंदर जो रिएक्शन है वो तो थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन बाहर तो नहीं हो रहा है। बाहर हो भी रहा है तो 2-3 महीने में एक बार हो रहा है। तो अभी मनन 1 और मनन 2 जो आपने रखा है, तो क्या मनन 2 में ये जो स्लिप है ये बंद हो जाता है या ये चलेगा? मनन 2 का कंप्लीट होने का इंडिकेटर क्या है? मनन 2 का अभ्यास सहित कंप्लीट होने का इंडिकेटर यह है कि ये चीजें बंद हो जाती हैं। ओके। वो जो मनन 2 से हमको निष्कर्ष निकला, कि मनन 2 से जो निष्कर्ष निकला उसको अगर हम अप्लाई करने का काम कर लेंगे ना, तो बाहर ये गलतियां बंद हो जाएंगी, इतना तो लगता है। और अगर ये हो रही है, इसका मनन 2 में का। इसका दो मतलब है जो मैंने कहा, या तो उन सिचुएशंस में हमको होश ही नहीं रहता है इन निष्कर्षों का। श्रवण और मनन पार्ट 1 और मनन पार्ट 2 से जो निष्कर्ष निकला है, उन निष्कर्षों का हमको होश ही नहीं रहता, हम उन वास्तविकताओं के प्रति सजग ही नहीं रहते, इसलिए चूक होती है। आपका क्या केस है वो आप देखिए, या वो वास्तविकता ध्यान में रहते हुए भी हम जी नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, आपका कौन सा केस है? मोस्टली केसेस में वास्तविकता ध्यान में रहती है और स्लिप नहीं होता है, लेकिन कभी कभार स्लिप होता है, उस समय होश नहीं रहता है। तो फिर मुद्दा होश को बढ़ाने का है, हम्म। और ये देखना चाहिए कि अगर होश आने के साथ ही वो ठीक हो जाता है, तो मुद्दा होश को बढ़ाने का है। हाँ, होश आते ही ठीक हो जाता है और होश भी बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, तो फिर मुद्दा होश को बढ़ाने का अभ्यास करने का है, ठीक। अभ्यास करने का है। जी अगर भैया। होश आने के बाद भी उपाय नहीं दिखता है, तो मनन पार्ट 2 को ठीक से करने की जरूरत है। नहीं, होश भी जल्दी आता है, उपाय भी दिखता है और उसका रिफ्लेक्शन भी बहुत जल्दी आ जाता है, दूसरे के अंदर भी वो रिफ्लेक्शन पहुंच जाता है, मतलब वहां से भी वापस एक्सेप्टेंस भी आ जाती है और स्थिति वापस बहुत जल्दी ही सुधर भी जाती है। उस प्रक्रिया में होश बढ़ाने का अभ्यास करने की जरूरत है, सजगता का, अवेयरनेस का अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, वो हर क्षण वाली जो बात है। जी जी। ठीक। जी भैया, तारा रानी जी का हैंड रेज है, आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। तारा रानी जी। नमस्ते। भैया रिएक्शन में तो फर्क है, लेकिन अभी भी हमेशा होश में नहीं रह पाए। वास्तविकता भी समझ में आ रही है, ध्यान में भी रहती है, लेकिन फिर भी हमेशा होश में नहीं रहती। उसके लिए क्या कुछ अभ्यास? पहले में और अब में स्थिति में काफी फर्क है, लेकिन जैसे कल भी मेरी भैया से भी बात हुई थी, अंदर तो दुख रहता है और उससे मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उस दुख को जानबूझ के भी दिखा रही हूँ।
वही, ये अगर लग रहा है तो मनन पार्ट 2 को ठीक से करने की जरूरत है। मनन का जो पार्ट 2 है वो इस बात को रिजॉल्व कर पाता है कि जो सूचना हमको मिली है उसके आधार पर हमारे जीने का डिजाइन क्या होना चाहिए। और एक बार वो पकड़ में आता है कि जीने का डिजाइन क्या होना चाहिए, तो होश बढ़ाने के लिए तो वही सारे उपाय हैं जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि कैसे उस होश बढ़ाने के काम को हम और सटीकता से कर सकते हैं, और सटीकता से कर सकते हैं। बट जरूरत होगी तो मैं बाद में उसकी और थोड़ी डिटेलिंग कर दूंगा। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हमारी कठिन परिस्थितियां आती हैं उनमें हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उसका उपाय हमको दिखता है कि नहीं। और अगर उपाय दिखता है तो फिर होश को बनाए रखने का अभ्यास करना एक मूलभूत अभ्यास हो जाता है। इनफैक्ट इस होश को बनाए रखने के अभ्यास को हम जितना सटीकता से करने जाते हैं उतना हमको मनन निधिध्यासन से जोड़ देता है, और हम धीरे धीरे निधिध्यासन की प्रक्रिया में शिफ्ट हो जाते हैं। श्रवण में जैसे ही हम तर्कों को ढूंढने का, कंसिस्टेंसी ढूंढने का काम करते हैं, वो हमको मनन में पार्ट 1 में शिफ्ट कर देता है। मनन पार्ट 1 में जैसे ही हम ये पूछना शुरू करते हैं कि यार बात तो ठीक लग रही है लेकिन जीने में नहीं आ रही है, वो हमको मनन पार्ट 2 में शिफ्ट कर देता है। मनन पार्ट 2 में जब जीने का प्रयास करने जाते हैं और वास्तविकता के प्रति सजग रहने का, होशपूर्ण रहने का, अवेयर रहने का अभ्यास शुरू करते हैं, वो हमको धीरे धीरे निधिध्यासन की प्रक्रिया में जोड़ देता है। तो वस्तुतः श्रवण, मनन और निधिध्यासन प्रक्रियाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, न कि खंड खंड में टूटी हुई प्रक्रिया है। तो होश को कैसे बढ़ाएं को लेकर के एक बार जब और निधिध्यासन पर बात करेंगे तो हम फिर रिपीट कर देंगे। अभी के लिए तो मैं मनन पर रोक रहा हूं, और इस पर अगर कोई और बात हो तो दीदी आप बता सकते हैं। जी भैया बहुत अच्छा है, प्रयासरत है और वास्तविकता पे पूरा भरोसा है, तो लगे हुए हैं। वही, उसमें प्रयास दो तरह का है दीदी, उसको अलग अलग देखना चाहिए। जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि एक है कि सूचना हमको ध्यान में नहीं रहती इसलिए चूक हो जाती, तो होश का अभ्यास चाहिए। दूसरा यह है कि सूचना ध्यान में आने के बाद भी चूक हो रही है, उपाय नहीं दिख रहा है, तो मनन पार्ट 2 पर रिग्रेसली काम करना चाहिए कि कैसे इस परिस्थिति में हम इसको अप्लाई करेंगे। उन उपायों को ढूंढने पर काम करना चाहिए। कौन से भैया जगह में हम ब्लॉक हो रहे हैं ये हमको अपने को देखना चाहिए। अगर होश की जगह पर ब्लॉक हो रहे हैं तो जो उपाय होश के लिए पहले कहे हैं उस पर, या जो आगे निधिध्यासन को बात करते समय करेंगे उस पर काम करने की जरूरत है। अगर होश आने के बाद भी हमको उपाय नहीं दिखता है कि कैसे उसको डील करें, तो मनन पार्ट 2 पर काम करने की जरूरत है। और उसमें जरूरत पड़े तो 2-1 केस में हम किसी से सहयोग लेने के काम को कर सकते हैं। भैया दोनों ही स्थिति कभी कभी लगती है, कभी वो लगती है कभी वो लगती है, हाँ, बाकी तो कई भैया दूसरे वाले का उत्तर मैं अभी दे देता हूं कि अगर उपाय नहीं दिखता है तो उसका तरीका वही है कि दिन भर में 15 मिनट या आधा घंटा खाली समय बैठ करके, हम जैसे हम सूचनाओं को सुनते हैं ना, तो वो श्रवण है। जो सुना उसको ले करके खाली समय बैठ करके उस पर रिफ्लेक्ट करने का जो काम है ना, वो मनन है। उसको भी करना उतना ही जरूरी है। लगातार श्रवण करने का काम कर रहे हैं और मनन करने का काम नहीं करेंगे तो उपाय नहीं दिखेगा। और धीरे धीरे श्रवण कम होते जाता है, मनन बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप 2 घंटे का समय लगा रहे हैं तो शुरू में हो सकता है 1.5 घंटा, 1.25 घंटा भी श्रवण में लगा रहे हो, 15 मिनट से आधा घंटा ही मनन कर रहे हो। बाद में तो बहुत सारे फेजेज ऐसे हो जाते हैं कि 15 मिनट में मुश्किल से जो निष्कर्ष हमने पहले से निकाल रखा है उसको पलट के देखने की जरूरत पड़ती है। 1.25 घंटा हो सकता है मनन करने में ही लगाएं कि इसको अलग अलग जीने की परिस्थितियों में कैसे अप्लाई करें, कल जहाँ चूक हो गई थी उसको आज कैसे ठीक कर सकते हैं, परसों जहां हम नहीं जी पाए थे वहां क्या ध्यान रखते तो जीने का काम हो जाता। इस ढंग से उसको सोचने का काम हो सकता है, हो सकता है। बढ़िया भैया। जी अब तो दीदी। मनन पे टाइम लग रहा है भैया, पहले तो सारा श्रवण पे ही लगता था, बट अब मनन पे टाइम लगा रही हूँ। जी दीदी।
और ये एक बात ये भी पता चली है कि वास्तविकता को ना बहुत सारी चीजें सिर्फ शब्द रूप में ग्रहण तो कर पा रही थी बहुत अच्छे से, लेकिन उसको अर्थ रूप में नहीं ले पा रही थी, तो वो चीज भी पकड़ में आई। तो अब उधर भी ध्यान जा रहा है भैया, मनन के लिए बैठती हूँ तो ये चीजें पता चल रही है अपनी। जी, इनफैक्ट ये भी होता है मनन प्रक्रिया को जब आप ठीक से करना शुरू करते हैं ना, तो श्रवण में अगर कहीं गैप रह गया है तो उस पर ध्यान जाता है और उसको आप लौट के फिलअप कर सकते हैं। प्यार ऐसे है ही भैया। ऐसे ही निधिध्यासन प्रक्रिया को जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो मनन में अगर कहीं गैप रह गया है तो लौट करके उस पर ध्यान जाता है और उसको फिलअप करने का काम हम कर सकते हैं। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया। नमस्ते। नमस्ते। जी, किन्हीं और का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है भैया, और कोई हैंड रेज है नहीं। बढ़िया। तो अब इसके साथ, हाँ, कृष्ण जी का हैंड रेज है। भैया अभी आपने मनन के बारे में, मनन 2 के बारे में जब बात रखी थी तो कहीं एक बार साक्षात्कार वर्ड यूज किया था, तो वो कैसे कनेक्ट हो रहा भैया? क्योंकि निधिध्यासन पर उस पर बात करेंगे तो करेंगे भैया। साक्षात्कार, बोध और अनुभव वस्तुतः निधिध्यासन का फल है, तो उसको जब बात करेंगे तब कर दूंगा। ठीक। जी जी। बढ़िया। तो हम एक बार यहाँ पर इस टॉपिक को रोकते हैं। निधिध्यासन को एक्सप्लेन करने का काम हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अभी एक काम जो और मैं प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करने के पहले करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप छोटे छोटे ग्रुप में कम्युनिकेशन की प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, उसके संदर्भ में मैं थोड़ा एक दो उदाहरणों के साथ कुछ क्लू आपको दे देना चाहता हूँ, ताकि आप आराम से उसमें आगे बढ़ सकें। वंदन, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, हो जाए तो मुझे बता देना। जी भैया। हाँ भैया, दिख रही है स्लाइड। दिख रहा है ना? जी भैया। बढ़िया। तो मैं थोड़ी बात अब इस बात को लेके कर देता हूँ कि जब हम किसी को सुनते हैं या अपनी बात कहते हैं, तो जरूरतों को पहचानने का काम हम कैसे कर सकते हैं। तो जरूरत कैसे पहचानते हैं को देखिएगा ना, तो जब हम अगले की बात को सुनते हैं ना, जिसमें बहुत सारा जजमेंट हो सकता है, धारणाएं हो सकती हैं, पूर्वाग्रह हो सकता है, शिकायत हो सकता, आरोप हो सकता, आक्षेप हो सकता, अपेक्षाएं हो सकती, गुस्सा हो सकता, क्रोध हो सकता, वो सब को जब हम शांति से साइड रह करके सुनने का काम करते हैं ना, तो हमको दिखना शुरू होता है कि उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही जिसके कारण वो ऐसा कह रहा है या कर रहा है। तो जब आप कहते हैं कि तुम हमको कभी नहीं सुनते हो, तो हमको समझ में आता है कि आपकी शेयरिंग की नीड है, आपको परस्परता में ठीक से सुना जाए और समझा जाए, इसकी नीड है। जब आप ये कहते हैं कि तुमको खाना बनाने की कोई तमीज नहीं है, तो हमको ये समझ में आता है कि आपको बेसिकली स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की नीड है। ऐसा एक एक जजमेंट, एक एक धारणा, एक एक शिकायत, एक एक आरोप को थोड़ा ध्यान से साइड हट के सुनने का काम करेंगे ना, तो आराम से नीड सुनाई पड़ेगा। दूसरा जो नीड को पकड़ने का तरीका होता है वो ये होता है कि उस समय हम कैसा महसूस कर रहे हैं, फीलिंग को पहचानने का, भावनाओं को पहचानने का, इमोशंस को पहचानने का काम अगर हम करते हैं, तो इमोशंस को पहचान के भी नीड की तरफ ध्यान जाने का काम पता चलता है। क्योंकि जरूरतों के पूरा होने से, नीड्स के पूरा होने से सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और उनके पूरा नहीं होने से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो नीड पर ध्यान देने से भी, सॉरी, नीड कह रहा हूं, भावनाओं पर ध्यान देने से भी हमको नीड का पता चलने का काम हो जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझने की यह भी है कि समझ के साथ जरूरतों में या उसकी इंटेंसिटी में, उसकी तीव्रता में बदलाव होता ही है।
जैसे किसी समय पर आपको रिकॉग्निशन की, एप्रिसिएशन की नीड लग रही हो, समझ के साथ उसमें बदलाव हो जाएगा। मानवीयता में जीते हुए व्यक्ति के लिए भी ये जो तीनों एसनाएं हैं, पुत्रेषणा की, वित्तेषणा की, लोकेषणा की, नीड है, आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे मानवीयता से देव मानवीयता में हम शिफ्ट हो जाते हैं, उस तरफ काम शुरू करते हैं, पुत्रेषणा और वित्तेषणा की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे हम देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर गति करने लगते हैं, वैसे वैसे लोकेषणा की आवश्यकता भी समाप्त होने लगती है। और जितनी गति होती जाती है हमारी, उतनी लोकेशना का दबाव कम होता जाता है, इंटेंसिटी कम होती जाती है। मानवीयता से देव मानवीयता में जितना जितना हम गति करने का काम कर रहे हैं, उतना पुत्रेषणा और वित्तेषणा का दबाव कम होता चला जाता है। इवन अमानवीयता से मानवीयता में भी जितना जितना हम गति करते जाते हैं, उतना उतना सुविधा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं हमारी, और उसके पूरा नहीं होने से जो परेशानी होती है हमारी, वो संतुलित होती चली जाती है, व्यवस्थित होती चली जाती है। और मानवीयता में गति करने से भी भाव की जगह पर भी देखिएगा, ये जो दूसरों से भाव हमको ठीक मिले, उसकी जो इतनी सारी जरूरत और अपेक्षा रहती है, वो भी रिलेटिवली कम होती चली जाती है, क्योंकि हमारा मेजर फोकस हमारी तरफ से ठीक जीने पर बना रहता है, न कि दूसरे हमारे साथ ठीक जी रहे हैं कि नहीं उस पर। तो हम आपको 2-4 केसेस में इसको कैसे नीड्स को पहचान सकते हैं, उसके कुछ उदाहरण दे देता हूं, ताकि आप लौट करके अपने सिचुएशंस में इनको पहचानने का काम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब ये काम जो है वो मनन पार्ट 2 का काम है। तो हम 2-4 केसेस में आपको उदाहरण दे सकते हैं, बाकी केसेस में आपको खुद ही देखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या नीड है वहां पर। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे को परेशान कर रहा है, उस समय उसकी या लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या आवश्यकता हो सकती है उसको अगर देखिएगा, ठीक है। या इवन दूसरा किसी का रैगिंग कर रहा है, ठीक है, ग्रुप में कहीं झगड़ा कर रहा है, क्या नीड हो सकता है? तो ये दिखता है कि शायद अपनी सुरक्षा की नीड होगी, ठीक। या जिन समस्याओं से मैं गुजरा हूं उसको अगला समझ सके, हमारी परिस्थिति को महसूस कर सके, या हमारे साथ अन्याय हुआ था तो हम भी दूसरे के साथ वो करेंगे, क्योंकि न्याय को हमने वैसे ही मान रखा है, वो न्याय की नीड हो सकती है। बहुत बार रैगिंग करने वाले बच्चे जब पकड़े जाते हैं तो उनका एक ही मास्टर तर्क होता है, सर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था इसीलिए हम कर रहे हैं। या आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए ये काम करता है। या उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है, उसको लगता है कि आप उसकी शांति भंग कर देंगे, तो सम्मान, शांति, इन जरूरतों के पूरा नहीं होने से भी अगला दूसरे को परेशान करने की सोच पाता है। हम किसी ग्रुप से, किसी गैंग से, किसी गलत समूह से जुड़ जाते हैं, बच्चे जुड़े हैं कि बड़े जुड़े हैं, देखिएगा कि क्या नीड होता है। तो एक अपनापन का नीड होता है, कोई हमको अपना कह सके, किसी के साथ हमको अपनापन महसूस हो सके, परिवार की फीलिंग आ सके, जुड़ाव महसूस हो सके, बिलोंगिंगनेस महसूस हो सके, वो जरूरत दिखाई देती है। कई बार लगता है कि इस ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो हम अपने ग्रुप की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस ग्रुप से जुड़ने की जरूरत लगने लगती है। कई बार आत्मसम्मान या पहचान के लिए भी हम जुड़ जाते हैं, जो रिकॉग्निशन है, सेल्फ रिकॉग्निशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, उसको इंश्योर, या सेल्फ आइडेंटिटी है, उसके लिए भी हम जुड़ने का काम करते हैं। और ये सब को अभी मैं पॉजिटिव नीड के रूप में, इस रूप में देख रहा हूं कि इन चीजों को पूरा करने का एक सही तरीका हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये नीड तीनों एषणाओं से जाके जुड़ती है, पुत्रेषणा से, वित्तेषणा से, लोकेषणा से, जो कि मानवीयता और देव मानवीयता पूर्वक जीते हुए दिखाई देता है। बच्चों को मोबाइल खेलते देखकर गुस्सा होती माँ को देखिएगा ना, तो शायद बच्चे के स्वास्थ्य की नीड होगी, शायद उसके बेहतर भविष्य की, उसकी वेलबींग की नीड होगी। बच्चे की नीड क्या है अगर देखिएगा उस समय, तो फन की, इंटरटेनमेंट की, मनोरंजन की नीड है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे मनोरंजन की जो ये नीड है, उसको हम सही भाव और सही समझ से पूरा करने लगते हैं, ना कि इस तरह की चीजों में ढूंढ करके करने का काम करते हैं। अगर वो सही समझ और सही भाव को में गति का काम नहीं हुआ है ना, तो बच्चे से बड़े होने में फर्क इतना ही होता है
कि पहले मनोरंजन के लिए एक प्रकार के खिलौने थे, अब दूसरी प्रकार के खिलौने हो जाते हैं। तो स्ट्रेटजी गलत होते हुए भी कि हमने बचपन में एक तरह के खिलौने में उलझे थे, अब दूसरी तरह के खिलौने में उलझे हैं, ये स्ट्रेटजी गलत होते हुए भी उसके पीछे जो मनोरंजन की नीड है या संतुष्टि की नीड है, जो सुख की नीड है, वो नीड तो ठीक है। ये नीड पहचानना इसलिए जरूरी होता है कि एक बार हम उसके पीछे जाके मनोरंजन की नीड को या सुख की नीड को पहचानते हैं ना, तो उसके पूरा करने के अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पर बात हो सकती है, बेहतर तरीकों को ढूंढने पर बात हो सकती है, एक ऐसे तरीका जो हमारे लिए भी फुलफिलिंग हो, अगले के लिए भी फुलफिलिंग हो। ऐसे ही ऊपर वाले केस में भी देखिएगा, अगर सुरक्षा की नीड हम पहचान पाते हैं, आत्मसम्मान की नीड पहचान पाते हैं, पहचान की नीड पहचान पाते हैं, दूसरे के साथ वैसा करके हमको जो न्याय महसूस होता है उस न्याय की नीड हम पहचान पाते हैं, तो अब बात हो सकती है अगले से कि इन नीड्स को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ऐसे ही दिखावा करता हुआ जो आदमी है उसको देखिएगा कि क्या नीड है, तो शायद वो पहचान चाह रहा है, दूसरों का ध्यान चाह रहा है, अटेंशन चाह रहा है, दूसरों के साथ जुड़ाव चाह रहा है। नहीं, हम ऐसा करेंगे तो समूह से हम बाहर हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, इस रूप में कनेक्शन या इंक्लूसिवनेस चाह रहा है। और मैं कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं तो सजेस्टिव लिस्ट बता रहा हूं, जिसको आप अपनी तरफ से देखने और सोचने का काम कर सकते हैं, और कुछ और जोड़ने की जरूरत पड़े तो और जोड़ लीजिए। घर में बहुत बार लोग कहते हैं कि हर समय मैं ही क्यों सहता रहूं, ये काम मैं ही क्यों करता रहूं, हर समय मेरे जिम्मे ही क्यों आता है। ऐसी किसी बात को कहते समय अगर देखेंगे कि नीड क्या है, तो शायद दूसरे से सहयोग की, कोऑपरेशन की नीड है, शायद अपने आत्मसम्मान की नीड है, शायद विश्राम की, रेस्ट की, लीजर की नीड है, शायद अपनी स्वतंत्रता या अवकाश की नीड है, स्पेस की नीड है, शायद हम अपनी पसंद का कुछ काम करना चाहते हैं जिसके लिए अवसर नहीं मिल रहा है, शायद उसकी नीड है। और ये सारी नीड देखिएगा ना, तो हम उस पॉजिटिव नीड को पहचानने का काम कर रहे हैं जो वास्तव में किसी भी आदमी का होता है। जो अपेरेंटली हमको कई बार कोई निगेटिव नीड दिखाई देता है, वो वस्तुतः इनमें से किसी न किसी पॉजिटिव नीड का परवर्टेड फॉर्म होता है, बिगड़ा हुआ विकृत स्वरूप होता है। इतने पर कोई प्रश्न हो तो हम एक बार के लिए रोक लें या कुछ आगे बढ़ा दें। हम सोचते हैं 2-3 और उदाहरण आपको बता देता हूं, फिर प्रश्न पे रोकते हैं। ये जो अनावश्यक पैसा खर्च करता हुआ बच्चा हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो, उसको देखिएगा कि पॉजिटिव नीड क्या है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमारे पास हो सके, अधिकता या समृद्धि का एहसास हो सके, सम्मान के लिए आदमी करता है, ये नीड के रूप में दिखाई देता है। जब किसी की ये शिकायत होती है कि घर के किसी काम में हमसे कुछ पूछा नहीं जाता है, तो निर्णय में भागीदारी की नीड है, पार्टिसिपेशन की, कंट्रीब्यूशन की नीड है, सम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड है, अपनापन या बिलोंगिंगनेस की नीड है। घर में बिखरे हुए सामान को देख के अगर परेशान हो रहे हैं, तो शायद व्यवस्था की, ऑर्डर की, हार्मनी की, ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। दूसरों को मजाक उड़ाने की जो टेंडेंसी है उसको देखिएगा, तो शायद अपने मनोरंजन की नीड है, शायद दूसरों से जुड़ने का और बेहतर तरीका हमको नहीं आता है, शायद हम पावरफुल हैं, सामर्थ्यशाली हैं, ये हम सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरा मेरे एहसासों को समझ सके, या न्याय, ध्यान, जुड़ाव, समूह में शामिल होना, ये सारी प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। झूठ बोलता हुआ बच्चा या व्यक्ति, उसका क्या नीड होता है, तो शायद सेफ्टी नीड है कि पता चलने पे आप अभी थप्पड़ मारने वाले हैं, शायद रिस्पेक्ट नीड है कि पता चलने पे आप उसको नीचा दिखाने वाले हैं, शायद स्वीकृति नीड है कि पता चलने पे वो आपकी नजर से गिर जाएगा। कई बार दूसरों पर दया के लिए भी आदमी झूठ बोलता है। वो उदाहरण बार बार परंपरागत कहानी आती है कि किसी का कुछ नुकसान होने वाला हो, किसी की हत्या होने वाली हो, तो आदमी उसके लिए भी झूठ बोल देता। कई बार बच्चे आजकल माँ बाप को कई चीज इसलिए भी नहीं बताते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे, जिसको कह रहा हूं मैं, आपके लिए केयर और कंसर्न, आपका सहयोग और ध्यान रखना, ये नीड होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो बच्चा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मैं यही कह रहा हूं कि उसके पीछे की नीड ठीक है, स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, पर नीड ठीक है। ऐसे ही देखिएगा कि हमारी नजर में कोई असहज कपड़ा पहना हुआ है, ठीक कपड़ा नहीं पहना हुआ है, क्या नीड है,
अगले की क्या नीड है उसको देखिएगा, तो उसकी निर्णय लेने की स्वतंत्रता उसका नीड हो सकता है, समूह में स्वीकृति एक नीड हो सकता है, अपनापन एक नीड हो सकता है। हमारी नीड क्या है उसको अगर देखिएगा तो शायद डिसीजन में पार्टिसिपेशन हमारा नीड हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस या स्वीकृति हमारी हो, ये हमारा नीड हो सकता है। इसी तरह से रिस्पेक्ट जो है हमारा प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ऐसा अगर अपने से किसी ने डिसीजन ले लिया तो हमारा प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, ये नीड हो सकता है। और जो क्वेश्चन सत्यप्रकाश भैया ने पूछा था कि संवाद के दौरान नीड और भाव को सुन भी लेते हैं तो सामने वाले की नीड को पूरा नहीं करके गिल्ट महसूस होता है, क्या करें? उत्तर एकदम सिंपल है, अगर गलत नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको ठीक करके पॉजिटिव नीड पर लाने की जरूरत है। ये पॉजिटिव नीड अगर भाव से जुड़ा हुआ है तो अपने लिए उस भाव पर काम करने की जरूरत है और अगले को बहुत अच्छे से बता देने की जरूरत है कि इन प्रक्रियाओं पर हमको इतना समय लगेगा, तब तक हमको सपोर्ट और कोऑपरेशन चाहिए। अगर सुविधा से जुड़ी हुई नीड है जो हम नहीं पूरी कर पा रहे तो हम हमारी हायर प्रायोरिटी की कौन सी और नीड्स हैं सुविधा से जुड़ी हुई, उसको प्लेस करके अगले के साथ एक संवाद कर लेने की जरूरत है, ताकि ये सीक्वेंस तय हो जाए कि हम सुविधा वाली इस नीड को इस महीने करेंगे, इस नीड को अगले महीने करेंगे, इस नीड को अगले महीने करेंगे। सर आवाज नहीं आ रहा है वंदन भाई, सभी को नहीं आ रहा है या हम लोगों को ही नहीं आ रहा है? શીતલ ભાઈ મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હા તમારો અવાજ આવે છે. અચ્છા તમારો પણ પહોંચ્યો, એટલે વંદનભાઈ અને સર બંને સાથે ડ્રોપ થયા. एक आध मिनट वेट करते हैं, वैसे भी 10 तो बज गए हैं. नमस्ते। ठीक है, आज के लिए क्लोज कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको फर्दर एक्सपेंड करने का काम कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था एक्चुअली, बीच में यहाँ लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया था, तो नेक्स्ट टाइम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे हम। तब तक के लिए हमारा एक सिंपल होमवर्क है कि पिछले बार जो पीपीटी शेयर की गई है ना, उसके लास्ट में बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस लिखे हुए होंगे। उन सिचुएशंस में नीड क्या है दोनों पक्षों की और फीलिंग क्या है, उसको पहचानने का हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। केसेस उसमें लिखे होंगे 25-30 कम से कम, उसमें नीड क्या है और फीलिंग क्या है उसको आइडेंटिफाई करने का हमको एक बार कोशिश करना चाहिए और अगले सेशन के स्टार्ट में हम उन प्रश्न को ले लेंगे।